की पहचान हो। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होते हैं वो ज्यादातर ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ से ही सोचते हैं। हमारे समाज में जो ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं वो व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने की बजाय व्यवस्था के समर्थन में सोचते हैं। साथियों, हमारे आदिवासी लोगों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनाए जा रहे हैं, और जिनकी मदद से बनाए जा रहे हैं वो हमारे समाज के लोग हैं, SC/ST के लोग हैं। 131 सांसद हैं जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से वहां चुनकर जाते हैं। आज पूर्व विधायक साहब से मेरी बात हुई और मैंने कहा इतना आप कड़वा बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा अभी मैं जितना ज्यादा कड़वा बोल रहा हूं तो मुझे टिकट नहीं देंगे। तो मैंने कहा जो ज्यादा समाज की वकालत करेगा उसको पार्टी हाईकमांड टिकट कैसे देगा? उनको तो आठोले चाहिए, उनको नेता कहा चाहिए। मगर हमारे समाज के, आदिवासी समाज के पूर्व जज साहब जब बोल रहे थे उनकी एक बात मुझे चुभ गई। उन्होंने ये कहा कि हमें दूसरों को कोसना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे अधिकार छीने, उन्होंने हमारे ये किया, हमारे बीच में द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसा जब हम समाज में प्रचार करते हैं, आप हमारे समाज की है, हमारे आदरणीय है, आप CJI की तरह नहीं है। CJI ईमानदार ब्राह्मण है, वो जज रहना चाहिए थे चंद्रचूड़ साहब, मगर वो आखिर में बोल दी मैं ब्राह्मण ही हूं, CJI बाद में हूं, पहले ब्राह्मण हूं। आप CJI की तरह नहीं है। हम जब भीड़ में समाज में प्रचार करते हैं तो हमारे समाज के कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ये किया। आप क्यों बोलते हो? देखिए साथियों, हमने ब्राह्मणों को दुश्मन नहीं माना है, ये हमारे पुरखों ने दुश्मन माना है। आदिवासी लोग तो ब्राह्मणों के झारखंडी छत्तीसगढ़ में दीकू बोलते हैं। दीकू का मतलब दुश्मन। दीकू एक शब्द है, जब हम अलग अलग राज्यों के आदिवासी लोगों से मिलते तो तब जानकारी मिलती है उनके लोकल शब्द। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यह व्यवस्था के हम लोग शिकार हैं। हमने ब्राह्मणों को दुश्मन नहीं माना, हमारे पुरखों ने उनको दुश्मन माना। बाबा साहब अंबेडकर की भाषा में कहा जाए, ये डिटरमाइंड दुश्मन है, ये पूर्व निर्धारित दुश्मन है। तो इस व्यवस्था के कारण हम गुलाम हैं। हम इस व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं जिस व्यवस्था पर 3.5% ब्राह्मण बैठे हुए हैं। हम व्यक्तिगत प्रगट हो सकते हैं, मगर अवसर कहां है? साथियों, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में, जो 2023 पार्लियामेंट में पास किया गया, इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों की लैंड को प्राइवेट लैंड घोषित कर दिया जाएगा। और इसके समर्थन में कौन खड़ा है? SC/ST का MP, जिसे बाबा साहब अंबेडकर दलाल कहते थे, भड़वा कहते थे। पार्लियामेंट में कानून पास किया बीजेपी ने और समर्थन दिया हमारे SC/ST के MP लोगों ने। तो बाबा साहब अंबेडकर ऐसी सिस्टम के खिलाफ थे कि वो लोग अपने समाज के खिलाफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं।
आदिवासी लोगों को ये जानकारी कराने के लिए देशव्यापी लेवल का कोई नेतृत्व नहीं है, देशव्यापी लेवल का कोई संगठन नहीं है, कोई उनका बड़ा चैनल नहीं है जो उनका वॉइस बन सके। आदिवासी लोगों की अज्ञानता का मिसयूज किया जा रहा है और उनके खिलाफ धड़ल्ले से पार्लियामेंट में कानून पास किए जाए। उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्राइवेट लैंड जो सरकार जो आदिवासियों की लैंड है वो प्राइवेट लैंड के तौर पर स्वीकृत करने के लिए अधिनियम 1980 के अधिनियम को संशोधन। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है ये हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे आदिवासी लोगों को समझा रहे हैं इसका क्या परिणाम। जो भारत के संविधान निर्माता ने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आदिवासी समुदाय को जो विशेष अधिकार दिया कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर भारत सरकार का भी अधिकार नहीं होगा, आदिवासियों का राज होगा, ये विशेष अधिकार है। और इस विशेष अधिकार को सन 2023 का ये जो एक्ट बना, संशोधन करके जो एक्ट बना, ये 5वीं और 6ठी अनुसूची को रिजेक्ट कर रहा है, यानी संविधान द्रोह कर रहा है। ये एक्ट ही संविधान द्रोह कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो इस संविधान का उल्लंघन करने वाले एक्ट को आदिवासी जन समुदाय ने कार्यक्रम लगाकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए। एक कार्यक्रम ये हो सकता है क्योंकि जानकारी चाहिए, या बड़ी बड़ी रैलियां लेकर राजधानियों पर मोर्चे निकाला जाए, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए और जायज मांग के लिए जनता को आंदोलन करना चाहिए। लोकतंत्र में ये बातें होती रहती है। मगर ये जो विधेयक पारित किया गया उसके पहले आरएसएस ने जन सुरक्षा मंच, जन अधिकार मंच या जन सुरक्षा मंच, हाँ, जनजाति सुरक्षा मंच, ये एक्ट पारित करने के पहले भूमिका बनाई। उन्होंने क्या किया, जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से एक फेक आदिवासियों का संगठन बनाया। इक्का दुक्का रह सकते हैं, हर जाति समूह में दलाल होते हैं, लालची होते हैं। उन्होंने डिमांड किया गया कि जो आदिवासियों से ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं उन ईसाइयों का आदिवासी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। हाँ? सही बोला? यानी डिमांड किया गया कि जो ईसाई बन गए, जो आदिवासी है मगर ईसाई बन गए, तो उनका जो दर्जा है वो खत्म कर दिया जाए। तो आदिवासी समूह में ये दूसरी प्रतिक्रिया आती है, सही बोला, ये प्रतिक्रिया आ गई, सही बोला। तो क्या ये अचानक बीजेपी केंद्र में आने के बाद अकल आ रही है क्या उनको? अभी तो आजादी मिलकर इतने साल हो गए। साथियों, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, पिछले 70 साल में अलग अलग राज्यों में, यहां तक कि केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिकाएं दर्ज कर चुके हैं और उसके फैसले भी आ चुके हैं, आदिवासियों को मालूम ही नहीं। और फैसले का निचोड़ क्या है? आदिवासी चाहे कोई भी धर्म अपना ले मगर वह अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना आदिवासीपन छोड़ नहीं सकता, ऐसा जजमेंट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो हमारे लोग अज्ञानतावश क्या कर रहे हैं, जो 2023 का अधिनियम 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची आउट करना चाहता है, उसी को मान्यता देने का हमारा मन मस्तिष्क काम कर रहा है, अज्ञानता के कारण काम कर रहा है। उसका मतलब क्या है, आदिवासी और आदिवासी से बने हुए ईसाई आदिवासी, अगर इनको 2 क्लास में बांट दिया जाए तो आदिवासियों का जो बहुल प्रदेश है वो ईसाई आदिवासियों से कट जाएगा, आदिवासियों का पॉपुलेशन घट जाएगा। जब आदिवासियों का पॉपुलेशन घट जाएगा वहां 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची लागू बंद हो जाएगा। यह दुश्मनों का साजिश है और अज्ञानता हो, हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और नेतृत्व कौन कर रहा है?
आदिवासी नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम कौन चला रहा है? मोहन भागवत के लोग चला रहे हैं। यानी हम कौन हो गए? वनवासी। हमारे लोगों की अज्ञानता का फायदा कितना है? हम इंसान बनना चाहते हैं मगर हमारे लोगों को पहचान नहीं। वनवासी, अब वनवासी में आदमी थोड़ी रहता है, चूहा रहता है, बिल्ली रहता है, कुत्ता रहता है, गधा रहता है, शेर रहता है, हाथी रहता है। यानी जंगली लोग, जंगल में निवास करने वाले जंगली लोग होते हैं, लोग ही नहीं होते, जानवर होते हैं। हमारे लोगों को का वनवासी, और वो कौन हो गए? तो महान हो गए, वो देव हो गए। हमें तो राक्षस ने भी नहीं रखा, असुर में ही नहीं रखा, हमको तो डायरेक्ट वनवासी घोषित कर दिया। यहां हमारे साथी आए झाबुआ से, कैलाश ओसिनिया जी, मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन 2011 में मेरे पास था, राष्ट्रीय अधिवेशन झाबुआ में आयोजित किया था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का। उस समय ऐसे ही जज थे, रिटायर्ड जज थे, हाईकोर्ट के जज थे, मेश्राम साहब अध्यक्ष थे। दिसंबर में हमारा ऑल इंडिया का वामसेव का अधिवेशन हो गया था, इसलिए बाकी लोग नहीं गए, मगर ऑल इंडिया से हजारों की तादाद में झाबुआ में आदिवासी लोग गए और वो अपने मुद्दे पर बोल रहे थे। तो वनवासी कल्याण आश्रम वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले लोगों ने ऐसा हजारों की तादाद में घेर लिया, आग लगा दिया, खाने को मिट्टी मिला दिया और स्टेज पर अटैक किया। बाद में हमारी कोर्ट केस चली, उस दरमियान हमारे कुछ साथी भी गुजर गए। बाद में हम लोग जीत गए, हम फैसला जीत गए, मगर हमारे लोगों के खिलाफ अटैक किया गया। हम आदिवासियों का संगठन बना रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। तो आदिवासियों को उनकी पहचान से तोड़ दिया जा रहा है, उन्हें वनवासी घोषित कर दिया जा रहा है। उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें हिंदू घोषित कर दिया जा रहा है। हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, आदिवासियों का अपना धर्म है, उनका सरना धर्म है, उनकी प्रकृति को पूजा करने वाली उनकी परंपरा है, उनकी पुरखों की परंपरा है, मगर आदिवासियों का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं। अलग अलग जजमेंट्स है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आदिवासियों में नेतृत्व के अभाव होने के कारण दुश्मनों की साजिश को अमली जामा पहुंचा रहा है। और ये जो एक्ट बना है 2023, इसके तहत ही छत्तीसगढ़ में हसदेव जो जंगल है, इस जंगल को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही है। यानी आदिवासी कौन है? प्रकृति पूछेंगे। आदिवासी क्या कर रहे हैं? जंगलों को बचा रहे। सरकार क्या कर रही है? आदिवासियों को खून चूस रही है, आदिवासियों को गोलियों से मार रही है। मगर खबरें क्या आ रही है? जो आदिवासी सरकार के देशद्रोही नीतियों का विरोध कर रहे हैं, संविधान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, खबरें आ रही है वो विरोध करने वाले लोग नक्सलाइट थे, विरोध करने वाले लोग नक्सलाइट। और संविधान के खिलाफ जाकर कानून पास करने वाले देशभक्त। अब वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे लोग। ये एक्ट के तहत आदिवासियों के जल जंगल जमीन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा समस्या आदिवासियों के जनमानस पर यह होगा, जो आदिवासी जंगल में निवास करता है वो प्रकृति के साथ खुद को अब सर्वाइव कर लेता है, मगर जिस आदिवासियों को उस जंगल जमीन से खदेड़ दिया जाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? मान लो छत्तीसगढ़ का आदिवासी वहां से माइग्रेट कर दिया गया, वो दूसरे राज्य में जाकर वहां की बोली बोल पाएगा क्या? आदिवासी की बोली नहीं होना ये भी एक प्रॉब्लम है। बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है और विस्थापन में आदिवासी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए भाषा
बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आदिवासियों को 70 साल में नेशनल प्रवाह में लाया नहीं गया है। इस वजह से आदिवासियों की समस्या अत्यंत विकट समस्या बनती जा रही है और इसके लिए उनके अंदर जो नेतृत्व का अभाव है ये इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार रोल अदा कर रहा है। साथियों, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है? वो तो राष्ट्र की धरोहर बचाने का मतलब है, राष्ट्र की संपत्ति बचाने का मतलब है। अभी रेल विभाग किसका हो गया है? रेल विभाग का मालिक भारत सरकार नहीं है। रेल विभाग पर बजट होता था, अब रेल विभाग पर बजट बंद हो गया, अब रेल विभाग का मालिक हो गया गौतम अडानी। टेलीकॉम सेक्टर का मालिक हो गया अंबानी। यानी पहले संस्थानिक थे और ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि हमें आजादी तो मिली थी मगर संस्थानिकों के खिलाफ पटेल को इतनी बड़ी एक्शन करनी पड़ी, ऐसा ढिंडोरा पीटते तथाकथित आजादी का नारा लगाने वाले लोग, जयकारा लगाने वाले लोग। मगर ये जो नए संस्थानिक बनाए जा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया पूंजीपति लोग, ये जो नए संस्थानिक बनाए जा रहे हैं, इसके लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। 2016 में बीजेपी के लोगों ने पहले प्लानिंग कमीशन था, वो प्लानिंग कमीशन रद्द कर दिया। उसकी जगह पर उन्होंने पॉलिसी आयोग लाया, नीति आयोग लाया और उसका जो हेड है मिस्टर कांत, उसने प्रेस मीट लेकर कहा कि अब भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार देना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है नौकरी देना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर चलाना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना, उद्योग चलाना, ये भारत सरकार की अब पॉलिसी नहीं है। खुल्लम खुल्ला है बीजेपी की पॉलिसी, खुल्लम खुल्ला है कांग्रेस की पॉलिसी, छुपी पॉलिसी है। ये सारे ब्राह्मणवादी लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो या 5वां ब्राह्मणों का दल तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारे लोग एक ही नीति पर काम कर रहे हैं कि SC ST OBC को रोजगार वंचित करो, नौकरियों से बेदखल करो, बेरोजगार बनाओ, भूखमरी ग्रस्त करो। इस पॉलिसी पर ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण काम कर रहे हैं। अब नतीजा क्या हुआ? अब नतीजा ये हुआ कि SC ST OBC में जो पढ़े लिखे लोग तैयार हो गए, वो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था से नहीं लड़ रहे हैं, वो लोग उस व्यवस्था में एडजस्ट कर रहे हैं। तो ब्राह्मणवादी लोगों ने 5 जजेस का एक बेंच बना दिया, उसमें एक SC का एक जज को भी बिठा दिया और उन 5 जजेस ने, जिनका आंदोलन से कोई नाता नहीं है, जो आंदोलन को पेबैक भी नहीं कर रहा है, ना बुद्धि दे रहा है। देखो, आंदोलन को चलाने के लिए केवल चलने की जरूरत नहीं है, आंदोलन को चलाने के लिए ब्रेन की जरूरत है जो अमूल्य है, और ब्रेन जिसके पास है वो बुद्धिजीवी वर्ग है। और बुद्धिजीवी वर्ग क्या कर रहा है? बुद्धिजीवी वर्ग इस आंदोलन में एडजस्ट कर रहा है, व्यवस्था में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। तो ब्राह्मण जजेस ने जजमेंट दे दिया, क्यों ना SC ST के ऊपर भी क्रीमिलियर लगा दिया जाए। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन होने के कारण जॉब खत्म हो रहा है। जब जॉब खत्म हो रहा है तो समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको चुपचाप रहने की बजाय उसको मैदान में आना चाहिए। मान लो ड्यूटी में आप एक्टिव नहीं थे तो रिटायर होने के बाद अपना ब्रेन संगठन बनाने के लिए देना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे दुश्मनों ने ये ऐलान कर दिया, क्यों न SC ST के ऊपर भी क्रीमिलियर लगा दिया जाए। और दुश्मनों ने जातिया की संरचना बनाई है, इसलिए उस जजमेंट के तहत एक और जजमेंट दे दिया, कैटेगराइजेशन किया जाए, ताकि जो जाति की संरचना है, उच्च नीच की संरचना है, SC के अंदर जो जातियां और उपजातियां है, आदिवासियों के अंदर जातियां और उपजातियां है, इनको आपस में लड़ा दो। जो नेतृत्व कर सकते हैं, अधिकार बचा सकते हैं, संगठन चला सकते हैं, उनकी पूर्ण शक्ति उस झगड़े में लगा दो, जिससे संगठन खड़ा नहीं होगा कैटेगराइजेशन के नाम से। तो दुश्मन हमारे लोगों को एंगेज कर रहा है
और हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग जो है उस व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं। यह आदिवासी बहुल एरिया है, संताल, मुंडा, गोंड आदिवासी यहाँ ज्यादा है, गोंड आदिवासी ज्यादा। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जो आदिवासी लोगों के पास नहीं है। वो जानकारी ये है कि 2001 में डीएनए रिपोर्ट हुआ, माइकल बामशात के द्वारा डीएनए रिपोर्ट 2001 में किया गया, जिसमें यह पाया गया कि ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। अब ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी पाया गया, कहां से आया ये भी चिन्हित हो गया। वो कितने वर्ष आया? आज से 2000 यानी आज से 4000 वर्ष पहले वो आया, BC 2000 में आया। ये भी चिन्हित हुआ, किस आधार पर हुआ? डीएनए के आधार पर हुआ। डीएनए क्या है? ये हर व्यक्ति के शरीर में होता है। अब उस डीएनए रिपोर्ट से यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण विदेशी है, आदिवासी मूल निवासी है, शेड्यूल कास्ट मूल निवासी है, शेड्यूल ट्राइब मूल निवासी है, ओबीसी मूल निवासी है। और इन लोगों से जो कन्वर्टेड लोग हैं, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, लिंगायत, सिख, ये भी मूल निवासी है। और विदेशी कौन है? 3.5% ब्राह्मण विदेशी। ये 2001 में हुआ, थोड़ा थोड़ा फैलने लगा। अब 2019 में जो 2013-14 में कंकाल मिला हरियाणा में, और वो दुनिया का बड़ा प्राचीन कंकाल मिला। आज से लगभग 5000 साल पुराना ह्यूमन बॉडी मिला, कंकाल मिला। इतना पुराना बॉडी दुनिया में कहीं नहीं मिला। तो उसका डीएनए टेस्ट किया गया तो उसका डीएनए भारतीय मिला, मगर ब्राह्मणों ने मीडिया हाथ में होने के कारण महाराष्ट्र का एक आदमी वसंत शिंदे, डेक्कन यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था, उसको दलाल बनाया और उसके द्वारा यह प्रोपेगेंडा किया कि 5000 साल पुराना एक कंकाल मिला है हरियाणा में राखीगढ़ी साइट पर, वो डीएनए ब्राह्मण का है। वो ब्राह्मण का डीएनए नहीं है, मूल निवासी का डीएनए। जब बामसेब को यह जानकारी मिली तो बामसेब के लोगों ने वसंत शिंदे को लीगल नोटिस भेजा। उस रिपोर्ट में कहां लिखा हुआ है कि ये कंकाल के अंदर ब्राह्मण का डीएनए मिला, सबूत देकर सिद्ध करो। वसंत शिंदे मुंह को ताला लगाकर चुप हो गया। अब ब्राह्मणों को, आरएसएस को लगा कि बामसेब के लोगों ने चोरी को पकड़ लिया, ब्राह्मण विदेशी है, यह सब्जेक्ट बनाकर ऑल इंडिया में अभियान शुरू कर दिया, जिससे आरएसएस नंगा हो गया। तो आरएसएस को लगा अब ब्राह्मण का बचना मुश्किल है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे को दूसरा स्टेटमेंट देने के लिए कहा। और क्या स्टेटमेंट दिया? संथाल, मुंडा, गोंड, भील, ये आदिवासी विदेशी है। लड़ाई चल रही है जज साहब हमारी ब्राह्मणों से, खुल्ला खुल्ला लड़ाई चल रही है। वो गलत प्रचार कर रहा है, हम उसको नंगा कर रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? वो चौबे को आगे किया। मराठा शिंदे को जब पकड़ लिया, मराठा शिंदे का लीगल नोटिस भेजते ही मुंह बंद हो गया, तो उनको लगा वो महाराष्ट्रियन आदमी को इन्होंने पकड़ लिया है तो उत्तर प्रदेश में आदिवासी न के बराबर है। यानी उस प्रदेश के व्यक्ति को आगे लाया जिस प्रदेश में आदिवासियों की संख्या न के बराबर है। अब जिस प्रदेश में आदिवासियों की संख्या ही नहीं है, उस प्रदेश के चौबे ने कह दिया ये आदिवासी विदेशी है। आदिवासियों को पता, हमारे आदिवासियों को पता नहीं है। झाबुआ के आदिवासियों को यह कहा गया कि बामसेब का इसलिए विरोध करो क्योंकि बामसेब ईसाई बनाता है। मुझे जानकारी पता चला, झाबुआ में प्रचार करने गए हम लोग, तो पता चला कि किस आधार पर आदिवासी को गुमराह किया जाता है, क्या कहा जाता है, हमारा विरोध किस आधार पर किया जाता है। तो आरएसएस के लोगों ने कहा बामसेब के प्रोग्राम में मत जाया करो, वो सुनते सुनते आप ईसाई बन जाते हो, क्योंकि अज्ञानता का फायदा। ज्ञानेश्वर चौबे को नंगा करने का काम जिस आदिवासी लीडर ने किया, उस आदिवासी लीडर का नाम है एचएन रेखवाल जी, जो हमारे बीच में मौजूद है।
ऑल इंडिया में ज्ञानेश्वर चौबे के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, चुनौती दिया कि तुम्हारा डीएनए विदेशी है, हमारे मंच पर आकर बहस कर। और जब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने ब्राह्मण विदेशी कैसा है ये एक्सपोज करने का अभियान शुरू कर दिया, तब एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपकर आई और वो खबर का मैसेज था वनवासी कल्याण आश्रम के आरएसएस के लोगों ने कहा आदिवासियों को बामसेब की राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से जुड़ने मत दो, नाम लेकर का। अब देखो, तुलना करने के लिए कि आदिवासियों को विदेशी आरएसएस का चौबे कह रहा है, उस चौबे को विदेशी राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद कह रहा है, और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का विरोध वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। ये जब लोगों को समझ में आएगा तब लोगों को समझ में आएगा कि लीडरशिप कौन कर रहा है, गुमराह कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, खड्डे में लेकर जाने का काम कौन कर रहा है। तो आदिवासी लोगों को जानना समझना जरूरी है कि ब्राह्मणों का भारत में आगमन आज से 2000 बीसी से लेकर 1700 बीसी के बीच में हुआ, यानी आज से 4000 वर्ष पहले हुआ। और हरियाणा में जो सभ्यता मिली वो 5000 साल पुरानी है, और उसमें जो कंकाल मिला वो 4700 वर्ष पुराना है। ब्राह्मणों का उसके अंदर डीएनए क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्राह्मणों का भारत में आने का पीरियड पता चल गया है, आज से 4000 वर्ष पहले आए। 4700 वर्ष पहले ब्राह्मणों का डीएनए उसमें क्यों नहीं मिला? क्योंकि ब्राह्मण उस समय भारत में आए ही नहीं थे, आएंगे तब न मिलेगा। ब्राह्मणों का आज ब्राह्मण कहते हैं, मगर साइंस की भाषा में, डीएनए की भाषा में उनका नाम है स्टेप पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी। अब हम लोगों ने ये ब्राह्मण बहुत हमको बुरा लग रहा है, अब हम उनका ओरिजिनल नाम बोलना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए बार बार ये रट रहे हैं ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। तो उनका ओरिजिनल नाम है साइंस की भाषा में स्टेपे पैस्टोरलिस्ट यामनिया कम्युनिटी। इसका शुद्ध हिंदी में आज भी अर्थ होता है जंगली असभ्य यामनिया जमात। जहां से वो आए हैं आज भी वो जंगली है, जिस प्रदेश से आए, जिस भूभाग से आए, उस भूभाग का नाम है वेस्ट यूरेशिया। सर मॉर्टिमर व्हीलर नामक एक बड़े विद्वान थे, इन्होंने मार्शल के बाद इंडस सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन किया था, और वही पहले व्यक्ति है जिन्होंने ये पुरातात्विक आधार पर कहा था कि ब्राह्मणों ने इंडस सभ्यता पर हमला करके मारा है, जैसा ऋग्वेद में वर्णन है, उनके असुरों के नगरों को कब्जा करो, नष्ट करो। उसके मुताबिक इंडस सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता बाहरी लोगों के आक्रमण से नष्ट हुई। तो उन्होंने वहां कंकाल देके, उनके सिर पर कुल्हाड़ी के घाव देके, महिलाओं की गर्दन तोड़े हुए देखे, बच्चों के टुकड़े किए हुए देखे, और अपने रिपोर्ट में दर्ज किया था। सर मॉर्टिमर व्हीलर पहले व्यक्ति थे, आर्यन इन्वेंशन थ्योरी, ब्राह्मणों के आक्रमण की थ्योरी उन्होंने प्रस्तुत की थी पुरातात्विक आधार पर। अभी 2019 का डीएनए रिपोर्ट बता रहा है ब्राह्मण विदेशी है, जंगली है, असभ्य है और आतंकवादी है। हमारे सगे संबंधी नहीं है आरएसएस के, हमारे भोले लोगों को गुमराह करके वो अपने संस्थाओं के साथ जोड़ रहे हैं। शबरीमाला के नाम पर आदिवासियों को शबरी के नाम पर गुमराह किया जाता है। हमारा नाता बिरसा मुंडा के साथ है, हमारा नाता प्रकृति के साथ है। हमारी परंपराएं और ब्राह्मणों की परंपराएं एक नहीं है, मगर ब्राह्मण लोग गलत परंपराओं के साथ जोड़ते हैं। तो आदिवासी एरिया में नेतृत्व निर्माण करना बहुत जरूरी है। और शहडोल में आज 3 लोगों ने फुल टाइमर का अर्जी दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसमें एक महिला भी है। साथियों, देश में देशव्यापी संगठन निर्माण किए बगैर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब
ओबीसी की गिनती नहीं हो रही थी, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही थी, जानवरों की गिनती हो रही थी। मोदी जी को कैसे पता चला कि ये जानवर कम है, फॉरेन से ये जानवर बुलाए जाए? मोदी जी को कैसे पता चला? चीते की कमी है, मोदी जी को कैसे पता चला? इंडिया में चीता बुलाना चाहिए अफ्रीका के जंगल से, बुला भी लिया। मीडिया वालों ने खबरें बहुत छपा दी। आखिर में ये तक खबरें छपा दी कि मोदी गवर्नमेंट को बधाई, जिस चीता मादी को लाया था, जिस चीता नर को लाया था, अब वो नया बच्चा पैदा होने वाला है, मोदी सरकार को बधाई। अरे वो बधाई उसको दे दो जिसका वो है। श्रेय लेने के नाम पर, यानी अति स्तुति करने के नाम पर, अति महिमा मंडन करने के नाम पर मीडिया वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि किसका सम्मान हो रहा है। जानवरों की गिनती हुई तो मोदी गवर्नमेंट को पता चला चीते की कमी है, यानी जानवरों की गिनती हुई, नदियों की गिनती हुई, झाड़ी झंकरों की गिनती हुई, तितलियों की गिनती हुई, गधों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, बाद में हिजड़ों की गिनती हुई, पिछड़ों की हुई। पिछड़ों को जरा बुरा लगना चाहिए, इसलिए हिजड़ा बोलना जरूरी है। यानी हिजड़े इतने ताकतवर हो गए, हिजड़े ने भी मोर्चा निकाला और हिजड़े ने भी डिमांड किया हमको थर्ड जेंडर में नहीं, फर्स्ट जेंडर में रखो। यानी उनका भी एक डिमांड था, हमको थर्ड जेंडर में मत रखो, हमारी एक डिमांड है। यानी ओबीसी के अंदर जो धर्म भीरुता है और उसके कारण उसके अंदर जो अज्ञानता है, उसका फायदा ब्राह्मणवादी लोग लेते रहे और 1950 से लेकर 2024 तक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार आई, इधर कांग्रेस आई इधर बीजेपी आई। इन दोनों ब्राह्मणवादी दलों ने ओबीसी की गिनती नहीं की। इसका रिजल्ट क्या हुआ? खेती के लिए बजट नहीं है, खेती के लिए बजट ही नहीं, क्योंकि उनकी गिनती पता नहीं। तो राष्ट्रव्यापी संगठन होने से क्या परिणाम होता है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन किया और ओबीसी की जनगणना के लिए भारत बंद की घोषणा किया, तो बिहार सरकार ने ओबीसी की गिनती करने का ऐलान कर दिया। जब बिहार भारत बंद की घोषणा हुआ तो अलग अलग राज्यों में उसके सामाजिक राजनीतिक परिणाम नजर आने लगे। ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में बांसेप कामयाब हुआ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसके द्वारा 2 बार भारत बंद किया और राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी का संगठन बनाने में हम कामयाब हुए। साथियों, आदिवासियों की असंख्य समस्या है, उनकी भाषा की समस्या है। मेजर बात तो उनकी भाषा की, कोई उनका कम्युनिकेशन करने का साधन नहीं है। इसके बावजूद 32 राज्यों में बांसेप का संगठन होने के कारण राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद अलग अलग राज्यों में स्थापित करने में हम लोग कामयाब हुए और सीए, एनआरसी का और एनपीआर का मामला आया, कॉमन सिविल कोड का मामला आया। तो कॉमन सिविल कोड के खिलाफ माननीय एचएन रेखवाल जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने भारत बंद किया। अब आदिवासियों को ही मालूम नहीं कॉमन सिविल कोड हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानकारक है। कॉमन सिविल कोड का मतलब है एक कानून। अब नारा चल रहा है 2029 का चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी डिक्टेटर को चुना जाएगा, कोई एमपी एमएलए चुना नहीं जाएंगे। डिक्टेटर वन डिक्टेटर होगा। कॉमन सिविल कोड का मतलब है आदिवासियों को कानूनन हिंदू घोषित करना। कॉमन सिविल कोड के दायरे में आदिवासी नहीं आता है, ईसाई नहीं आता है, सिख नहीं आता है, बुद्धिस्ट नहीं आता है, जैन नहीं आता है, मगर उन्होंने कॉमन सिविल कोड के नाम पर जिनकी परंपरा ब्राह्मण धर्म की नहीं है, जिनका कल्चर भिन्न है, अवैदिक है, उनको कॉमन सिविल कोड के दायरे में लाया और उसके खिलाफ एक जागृति अभियान चलाया और बाद में उसका भारत बंद किया। हम हिंदू नहीं है ये बताने के लिए, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की। ये जो कॉमन सिविल कोड जो है, ये जो अड़ंगा बना हुआ है, ये लागू नहीं हो पा रहा है, देशव्यापी लागू नहीं हो रहा है। उसकी वजह है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद।
मनुस्मृति के अनुसार कौन है आप? एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है, और बाकी अति शूद्र है, आदिवासी अति शूद्र है, अच्युत अति शूद्र है, घुमंतु जनजाति अति शूद्र है। तो जिनका धर्म एक नहीं है, जिनकी परंपरा एक नहीं है, जिनकी पहचान एक नहीं है, वो उनका हिस्सा कैसे हो सकता है? सिद्धांत के तौर पर मैं बता रहा हूं, गुलाम बनाने वालों का और गुलाम बनने वालों का क्या एक धर्म हो सकता है? गुलाम बनाने वालों का और गुलाम बनने वालों का क्या एक धर्म हो सकता है? क्या आदिवासी उनका गुलाम है? उनकी परंपरा के अनुसार आदिवासी उनकी व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है। तो उनको कॉमन सिविल कोड के नाम पर उनको हिंदू बनाने का अभियान ब्राह्मणवादी बीजेपी सरकार ने शुरू किया। आदिवासी हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट हिंदू नहीं है, अदर बैकवर्ड कास्ट हिंदू नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको संविधान में जो राइट्स मिले हैं वो हिंदू के नाम पर नहीं मिले, एससी के नाम पर मिले, एसटी के नाम पर मिले, ओबीसी के नाम पर मिले। हिंदू शब्द 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में आक्रांता मुगल मुसलमानों के द्वारा दिया गया पहचान है, पर्शियन वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की स्थापना किया था, और उसने किताब लिखा है सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 181 पर स्वामी दयानंद सरस्वती लिखता है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, क्योंकि हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है, और जिसका अर्थ पर्शियन में ये होता है काला, चोर, डाकू, नीच, छली, कपटी, गुलाम। स्वामी दयानंद सरस्वती। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द गीता में नहीं मिलता, हिंदू शब्द पुराण में नहीं मिलता, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। तो हिंदू शब्द अब गाली है, ये प्रचार होना शुरू हो गया बामसेन के द्वारा कि ब्राह्मण गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। मेश्राम साहब ने लाखों की सभा लेकर नागपुर में 2017 में कहा कि मैं देश भर में बोलता रहता हूँ, अब नागपुर में मोहन भागवत यहाँ रहता है, उसके सामने बोलता हूँ, हिंदू गाली है, ये विदेशी लोगों के द्वारा दी हुई गाली है, और ब्राह्मण भी विदेशी है, अपनी विदेशी पहचान छिपाने के लिए हिंदू के नाम पर छुपा हुआ है। मगर हिंदू का मतलब ये है, अब ब्राह्मण हमारे लोगों को हिंदू कहेगा तो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग ऐसे ब्राह्मण को पकड़ेंगे, उसकी पिटाई करेंगे, उसकी ठुकाई करेंगे, पुलिस थाने लेके जाएंगे और कहेंगे इसने हमको गाली दिया, हिंदू नाम की गाली दिया। ये सबूत है, ये गाली होने का सबूत है। वहां मुस्लिम लोग थे तो मुसलमान के बीच में कहा, मुसलमान हमको हिंदू कहता है, उसकी पिटाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे डीएनए का भाई है, उसको भी जानकारी का अभाव है, तो उसको भी जागृत किया जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसको समझाकर बताया जा सकता है, उसकी पिटाई नहीं कर सकते, मगर ब्राह्मण की पिटाई करेंगे। नागपुर में का अब ब्राह्मण भागवत को लगा, अरे इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, इनका संगठन देशव्यापी संगठन हो गया है, कल जाने किसी सर फिरे ने किस ब्राह्मण को पीट दिया तो ये परंपरा बन जाएगी पीटने की। तो भागवत ने अब ट्रैक छोड़ दिया है। अब भागवत जी क्या बोलने लगे हैं? अब हिंदू हिंदू राग आलापना बंद कर दिया। अब क्या आलापना शुरू कर दिया है? सनातन धर्म, सनातन धर्म। हिंदू छोड़ रहे हैं। देखो ये टीवी चैनल में भी देखो, बहस करते देखो, तो हिंदू का कोई प्रचार नहीं कर रहा है। अब हिंदू का कोई ठेकेदार नहीं बन रहा है। जो हिंदू के ठेकेदार बने हुए थे वो हिंदू के ठेकेदार नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? हम लोगों ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया, हिंदू गाली है, हिंदू गाली है, हिंदू गाली है, ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में नहीं है। ये शब्द अगर इतना महान है तो उनके धर्म ग्रंथ में क्यों नहीं है? ये जब बोलना शुरू कर दिया तो हमारे समाज का बुड़वक से बुड़वक आदमी भी बोल रहा है, इतने दावे से ये कह रहे हैं इनके धर्म ग्रंथ में है ही रही है, तो हम हिंदू क्यों कहें अपने आप को? तो ब्राह्मण के लिए अब कमजोरी हो गया, और कमजोरी उनके लिए सिर दर्द हो गई। तो ब्राह्मणों ने अब ट्रैक चेंज कर दिया। अब ब्राह्मण अपनी पहचान हिंदू के नाम की बजाय सनातन के नाम पर कर रहे हैं, मगर सनातन भी तो चोरी किया हुआ शब्द है।
जैसे हिंदू शब्द भी चोरी किया हुआ शब्द है, दूसरों की गाली गर्व कह रहे हैं, तो सनातन शब्द भी ब्राह्मण लोग चोरी किए हुए, लड़ाई चल रही है, बैटल चल रहा है, वॉर चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, हम उनको हरा रहे हैं, तो काउंटर में क्या कर रहे हैं? बुद्धिज्म में त्रिपिटक होता है, और त्रिपिटक में बुद्ध के ओरिजिनल वचनों का त्रिपिटक है, और उसमें बुद्ध के जो वचन है वो वचन का एक किताब है जिसका नाम है धम्मपद, और धम्मपद में यमक वग है, और गाथा नंबर 5 में यह कहा गया है कि बैर से बैर खत्म नहीं होता, और बैर से ही बैर खत्म होता है, यानी मैत्री प्यार से ही बैर खत्म होता है। ये धम्म सनातनो, यही सनातन धम्म है। किसका कहना है? बुद्धिज्म का कहना है। सनातन शब्द का संदर्भ क्या है? द्वेष से नहीं है, घृणा से नहीं है, उच्च नीचता से नहीं, क्या से संबंध है? मैत्री से है, मोहब्बत से है, प्यार से है, करुणा से है। यानी सनातन संकल्पना किसी की हत्या करो, किसी का मर्डर करो, किसी का मॉब लिंचिंग करो, इसके लिए नहीं है, उसका संदर्भ ह्यूमैनिटी के लिए है। तो सनातन संकल्पना मूल निवासी संकल्पना है, बुद्धा के वचन की संकल्पना है, इसके निर्माता ही बुद्धा है। आज जो बहुजन बहुजन हमारे लोग चिल्लाते हैं, ये बुद्धा के प्रथम प्रवचन में कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज जो बहुजन बहुजन लोग चिल्लाते हैं, ये कॉपीराइट बुद्धा का है, बुद्धा ने संगठन बनाया, और किसके लिए काम करना है? बहुजनों के हित के लिए काम करना है। उसी तरह बहुजन संकल्पना की तरह सनातन संकल्पना का निर्माता बुद्ध है। तो सनातन संकल्पना हमारी संकल्पना है। तो अभी हम लोग जल्द ही एक नई ऑफशूट विंग की घोषणा करने वाले हैं, जिसमें सनातन नाम रहेगा, हमारा रहेगा। हम तो चिल्ला ही गए कि सनातन हमारी संकल्पना है, सनातन हमारी संकल्पना है। तो अभी मैं उसकी घोषणा ही कर देता हूं। वैसे हमारे ऑफिशियल लेवल की उसकी प्रक्रिया हो गई है, निशराम साहब के द्वारा उसका पूरा स्ट्रेटेजी बना लिया है। सनातन संकल्पना के पीछे ब्राह्मण छिपना चाहता है, सनातन संकल्पना मूल निवासी लोगों की है। इसीलिए हमारा एक नया ऑफशूट विंग होगा, और उसका नाम होगा एस धम्म सनातनो संघ, हमारा ऑफशूट विंग है। ताकि इस बहाने हमारे लोग बोलेंगे ये हमारा संकल्पना है। तो साथियों, ब्राह्मण छुप रहा है हिंदू के नाम पर, मगर वो छुप नहीं सकता। अब सनातन के नाम पर छिप रहा है, तो आने वाले समय में लड़ाई होने वाली है। लड़ाई को कोई नकार नहीं सकता। मोहन भागवत जो काम कर रहा है इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर, अब बामसेब के लोग पहले बहुत समझाते थे, बहुत काम करते थे, अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लोग ढूंढते ढूंढते आ रहे। किधर है बामसेब के, किधर है आदिवासी एकता परिषद के? अब इस देश में जन आंदोलन होकर रहेगा, और जन आंदोलन अगर करना है तो देश में 6,500 जातियों के टुकड़ों को जोड़ना होगा, और जोड़ने वाली